TunePocket.com. आज हम डिस्कस कर रहे हैं एडीसी एनालॉग सब्जेक्ट को। और एडीसी एनालॉग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ डेफिनेशन और इनमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडीसी एनालॉग का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनका कैसे ऑपरेशन होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए कंट्रोल पैरामीटर क्या क्या होते हैं, और अगर हमें उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो हम उनसे किस तरह का ऑपरेशन या किस तरह की एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी हमें चेक करना है। करेक्ट। तो पहले हमें कोई भी स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसकी कंस्ट्रक्शन देखनी पड़ेगी, उसके बाद उसका ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन के बाद हमें एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन करने हैं वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास एडीसी एनालॉग का मतलब ये है कि ये फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट के ऑपरेशन एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करती है, ठीक है, डील करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले एडीसी एनालॉग स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे। जब आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, बीजेटी, स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ बीजेटी, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, एफईटी, मॉसफेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड अदर्स में जो भी टॉपिक रहेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो ज़रा प्लीज़ एडीसी एनालॉग के बारे में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की राय रहती है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लास्ट में कर लेंगे या फिर क्या कर देते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेलियर होने की। ये इसके कारण फेलियर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ज़रा प्लीज़, इलेक्ट्रिकल मशीन, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इट हैज़ मोर वेटेज एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल मशीन इंपॉर्टेंट है, पावर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोचते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास किसी भी एग्ज़ाम में 100% 100 लोग अपीयर हो रहे हैं तो उसमें से 90 स्टूडेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, सर्किट, कंट्रोल सिस्टम और दूसरे मेजरमेंट, ये सब्जेक्ट जो हाई वेटेज वाले होते हैं उनको तो करके अच्छे से आते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए एडीसी एनालॉग है या फिर आपके पास दूसरे जो सब्जेक्ट रहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा रिलेट रखते हो, तो उनको कई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेफ्ट आउट कर देते हैं। तो होता क्या है, जब 90 स्टूडेंट्स ऐसा करके आ रहे हैं तो सबका प्रिपरेशन लगभग इक्वल होता है। अब जो इस सब्जेक्ट को अच्छे से परफॉर्म करके आता है या प्रिपेयर करके आता है वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एडीसी एनालॉग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो टॉपिक्स है बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत इजी है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी बनते हैं, ठीक है, और लिमिटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो वो उसका आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। तो एडीसी एनालॉग में ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि इसको लेफ्ट आउट कर देना, इसको बिल्कुल लेफ्ट आउट नहीं करना। ये तो क्या करता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है सिलेक्शन होने की, क्योंकि कई लोग इसको लेफ्ट आउट करके आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, जबकि ये सब्जेक्ट जो है मशीन का आधा भी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम उसका आधा भी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे टॉपिक्स तो बहुत सारे दिखते हैं लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ लिमिटेड ही बनते हैं और वही क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इजी है और बहुत फटाफट भी हो जाता है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक से पहले स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके पास अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट एडीसी एनालॉग में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप बॉयल स्टेट को रेफ़र कर सकते हो। ये पियर्सन एजुकेशन की है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और अगर न्यूमेरिकली आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपके पास बीपी सिंह, रेखा सिंह है बुक। इट इज़ आल्सो फ्रॉम पियर्सन एजुकेशन, ये भी पियर्सन एजुकेशन से। तो बुक आप रेफ़र करना चाहते हो तो ये दोनों बुक रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। हेडिंग लगाइए है बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें कौन कौन सी टर्म्स आएगी उनको ध्यान से समझने जाना, क्योंकि जैसे जैसे ये टर्म्स अगर आप सीख लोगे तो आगे जितनी भी हमारे पास एडीसी एनालॉग में यूनिट्स आएगी उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस थ्योरी। देखिएगा एनर्जी बैलेंस थ्योरी क्या कहती है। एनर्जी बैलेंस थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास जितने भी मटेरियल होते हैं वहाँ पे दो टाइप के बैंड होते हैं। एक तो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। और इन बैंड के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप के लेवल के अकॉर्डिंग या एनर्जी बैलेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। एक तो होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है कंडक्टर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर को डिस्कस करने से पहले हम एनर्जी बैंड डायग्राम देख लेते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है? एनर्जी बैंड डायग्राम में हमारे पास दो बैंड होते हैं। एक तो कंडक्शन बैंड होता है जिसका एनर्जी लेवल EC होता है, ठीक है। एक वैलेंस बैंड होता है जिसका एनर्जी लेवल EV होता है। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो एनर्जी गैप, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, इजी से शो करते हैं, करेक्ट। अब वैलेंस बैंड में क्या होता है? ये जो बैंड है दैट इज वैलेंस बैंड, और ये जो बैंड रहेगा दैट इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में क्या रहता है? यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं। इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से ये बॉन्डेड होते हैं, ये आगे इस तरह से चला जाता है, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सही, लेकिन वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है और उनको कोई एनर्जी नहीं है, इसका मतलब उनका कंडक्शन में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल से कम रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो रहते हैं बाउंडेड रहते हैं और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? अगर मान लीजिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी जाए तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एनर्जी लेवल इंक्रीज होकर कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से मैच कर जाता है तो ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, और फ्री होकर हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? कंडक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो कंडक्शन बैंड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्शन का रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करवाने के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा का एनर्जी लेवल सप्लाई करके उनको किधर मूव करना पड़ता है? कंडक्शन बैंड में मूव करना पड़ता है। तो अब जो इंसुलेटर होता है उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इतना ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है तो आइडियली इनका जो रेजिस्टेंस है किसी भी इंसुलेटर का इन्फिनिटी होता है, रेजिस्टिविटी क्या होगी? वो भी इन्फिनिटी होगी। और रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी होती है तो कंडक्टिविटी होती है 1 रेजिस्टिविटी, वो क्या होगी? 0 होगी। तो आइडियल इंसुलेटर का कंडक्टिविटी 0 होता है, रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई कंडक्शन नहीं होता है इंसुलेटर में। जैसे आप देख लीजिए वुडन का कोई ब्लॉक हो या प्लास्टिक हो तो उसके दोनों के सिरों के बीच में अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसमें करंट जो है लो वोल्टेज लेवल पर नहीं फ्लो होती। हाँ, जब हमारे पास वेरी हाई वोल्टेज हो जाए तो हो सकता है कि हमारे पास वहाँ पर जो इंसुलेटर मटेरियल है उनके बीच में करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। लेकिन लो वोल्टेज लेवल पे तो नहीं होगा। तो एडीसी एनालॉग में तो वैसे भी हम 5 वोल्ट 10 वोल्ट से ज़्यादा सोचते ही नहीं है। मिली एम्पियर में करंट की बातें करते हैं, वोल्टेज की बात 5 वोल्ट 10 वोल्ट इतना ही करते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो हम नहीं वोल्टेज लेवल अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज लेवल क्या है? हमारे पास लो है।
तो उसके लिए तो इंसुलेटर क्या करेगा, आइडियली काम करेगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी और कंडक्टिविटी 0 होगा, और एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंसुलेटर। सेकेंड है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, आप वीडियो पॉज करके ये इंसुलेटर का डायग्राम बना दीजिएगा, है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप का, उसके बाद कंडक्टर हेडिंग लगाइएगा। तो कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसे बनता है। देखिए कंडक्टर में क्या होता है हमारे पास, कंडक्टर में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कैसे करते हैं, देखिए ज़रा प्लीज़। जैसे ये हमारे पास है एनर्जी बैंड, ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है EV, तो ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है EC। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप करेंगे तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जो बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स वो किस में आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कंडक्टर। अब बस ये फ्री तो है, अब इनको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे तो ये कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में आइडियली कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती है और रेजिस्टिविटी 0 होती है, रेजिस्टेंस 0। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, आइडियल बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर में थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज आप अप्लाई कर देते हो या करंट अप्लाई कर देते हो तो वहाँ पर हमारे पास चार्ज के रेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, कंडक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, कंडक्टर में लिखिएगा इन कंडक्टिंग मटेरियल, लिखिएगा इन कंडक्टिंग मटेरियल वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, valence band and conduction band overlap each other so bound electrons can be treated as free electrons, can be treated as free electrons ठीक है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बना दीजिएगा और आइडियली ये लिख दीजिए कंडक्टिविटी कितनी होती है, इन्फिनिटी, रेजिस्टिविटी 0 और रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है इसमें हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसुलेटर नहीं, सेमीकंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखिएगा सेमीकंडक्टर। थर्ड मटेरियल सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल की भी प्रॉपर्टी हो और कंडक्टिंग मटेरियल की भी प्रॉपर्टी हो। इसका मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है और इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, स्टैटिक डिवाइसेस में। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट कैन परफॉर्म बोथ एज इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है सेमीकंडक्टर में इसमें जैसे एग्जांपल के लिए एक डायोड कंसीडर कर लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, यहाँ पे पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को एलो या डिफ्यूज करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ठीक है, इसमें पीएन जंक्शन डायोड में थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि जब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज जब तक कि आप कट इन वोल्टेज तक नहीं बढ़ाओगे तब तक अप्रोक्सीमेटली कितनी करंट फ्लो होती है, 0 अप्रोक्सीमेटली, है ना। और फिर करंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक कि आपके पास वोल्टेज लेस देन कट इन वोल्टेज है
तो करंट जीरो है, करंट जीरो है इसका मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी ये मतलब ये किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज जो है वो कट इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, करंट जीरो नहीं होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट फ्लो होने का मतलब क्या हो गया, ये कंडक्टर बन गया। इसका मतलब ये है कि पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर वोल्टेज कट इन वोल्टेज से कम रखते हो तो ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज़्यादा रख रहे हो तो किसकी तरह काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेमीकंडक्टर स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इट कैन परफॉर्म बोथ एज कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर को डिवाइस को बनाने के लिए मेनली जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, दो टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, एक तो सिलिकॉन यूज़ किया जाता है, एक जर्मेनियम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, सिलिकॉन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है भाई साहब, रूम टेम्परेचर अगर आपको पूछा जाए कितना कंसिडर करते हैं इसे एडीसी एनालॉग में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में 27 डिग्री हो जाएगा और अगर 273 इसमें ऐड कर दोगे तो केल्विन में कितना आ जाएगा, 300 डिग्री केल्विन। तो ये ध्यान रखिएगा आप, केल्विन में रूम टेम्परेचर हमारे पास 300 डिग्री केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पर हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके पास जैसे सिलिकॉन यूज़ कर लेते हैं, मोस्टली सिलिकॉन इज प्रिफर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसका बन जाएगा हमारे पास, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, समझ में आया क्या। तो सेमीकंडक्टर में पहले लिखो, स्टेटमेंट लिखो पहले, इन सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, semiconductor material has the property of both insulator and conductor. For example, in PN junction diode, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल इन PN junction diode, if applied forward voltage is less than cut on voltage, if applied forward voltage is less than cut-in voltage, then diode current is approximately 0 and it act as an insulator, if आगे लिखेगा, if forward voltage is more than cut-in voltage, then diode current start flowing and it act as a conductor. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर प्रिफर्ड, और उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है वो मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये है सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए ज़रा प्लीज़ फटाफट। अब देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल भी हमारे पास जो है एडीसी एनालॉग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टू टाइप्स है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इन दोनों का क्या काम होता है वो देखते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, उनको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोला जाता है। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दो टाइप के होंगे, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन होल्स,
और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो डिस्कस करेंगे। देखो जरा प्लीज, सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास दो टाइप का होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। N फॉर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, P फॉर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। इनको किससे शो किया जाता है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होंगे, N ग्रेटर देन P, मतलब नंबर ऑफ N टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे, P टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स दैट मीन्स होल्स ज़्यादा होंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो जनरली जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रेफर किया जाएगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रेफर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रीजन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्यों प्रेफर किया जाता है और उसमें भी N टाइप को सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा जो हमारे पास मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। जनरली स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं हमारे पास? आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे मटेरियल कौन कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल है हमारे पास जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड। ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। तो कैसे बना होता है? जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, तो इनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 सबके। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, ये जो हमारे पास मटेरियल है, या जब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल के बराबर होता है या इसके अंदर होता है, तो हमारे पास ये किसकी तरह काम करते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की तरह। मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे। यहाँ पर क्या बना हुआ होगा? कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से बाउंडेड होंगे। ठीक है, इस तरह से बना हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं। और इनका ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप की प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कैसे जनरेट होते हैं, और दूसरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा। तो जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स में हमारे पास क्या होगा? देखो, जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास यहाँ बाउंडेड है जो इलेक्ट्रॉन्स, इनको थर्मल एनर्जी दी जाए या किसी भी टाइप की एनर्जी दे दी जाए,
तो एनर्जी अगर किसी भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को दोगे तो वो एनर्जी गेन करके अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, और एनर्जी लेवल अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल किससे मैच कर जाएगा, कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से। तो जनरली हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास जो है कि अगर थर्मल एनर्जी किसको गिवन होती है वैलेंस बैंड के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये अगर थर्मल एनर्जी मिलने से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे और ब्रेक करके फ्री होके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में क्या करते हैं, कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर किधर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से उठ के जा रहे हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो एनर्जी लेवल राइज हो गया तो वो जो हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे कोवलेंट बॉन्ड में बंधे हुए, वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके अपना एनर्जी लेवल गेन कर दिया, और वो किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं, फ्री होके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके पीछे एक वैकेंसी रह जाएगी, और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन अधूरी है, लेकिन अभी फिर भी बताएंगे आपको कि ये जो वैकेंसी रह जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट आउट करके जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, और जो वैकेंसी रह जाएगी उसको हम होल बोलेंगे। तो हमारे पास जो अपर लेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थोड़ा कम एनर्जी लेवल चाहिए होता है कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए। जो लोअर लेयर के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेवल चाहिए होगा। जितना लोअर लेवल का होगा उतना हमारे पास एनर्जी लेवल ज़्यादा चाहिए कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए। तो सबसे इजीली कौन मूव कर पाएगा, अपर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स, अपर लेवल के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसे हो रहा है वो लिखिए जरा प्लीज़। क्या करना, हमें थर्मल एनर्जी देनी है, किससे ज़्यादा, बाइंडिंग एनर्जी से। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब द एनर्जी विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स टू बी फॉर्म इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, या फिर ऐसे बोलो कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में जो बंधे हुए रहते हैं तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हमारे पास थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई तो हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड क्या करके ब्रेक करके किधर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो लिखिएगा जरा प्लीज़ फटाफट। इफ थर्मल एनर्जी इज गिवन टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, if thermal energy is given to bound electrons in the valence band, then these electrons break the covalent bond and get free. These free electrons move to the conduction band energy level, या move to the conduction band and starts conduction. आगे लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, the upper layer of bounded electrons require less energy to the lower layer of bounded electrons to break the covalent bond. तो इस तरह से हमारे पास चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। अब देखो रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर कैसे होता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर की प्रोसेस वो देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। रिकॉम्बिनेशन में देखिए इसमें क्या होता है कि हमने थर्मल एनर्जी दी, तो अगर मान लीजिए एनर्जी को रिमूव कर दोगे
थर्मल एनर्जी को रिमूव कर दिया, तो जब एनर्जी नहीं रहेगी तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कम हो जाएगा। एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो वो वापस किधर आ जाएंगे, वैलेंस बैंड में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके वैलेंस कंडक्शन बैंड से किधर आ जाएंगे, वैलेंस बैंड में, और जो वैकेंसी होती है उसी के साथ क्या कर जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस आके और किसके साथ रिकम्बाइन कर जाएगा, इसी वैकेंसी के साथ। वैकेंसी का मतलब होल के साथ। तो इसका मतलब होल को कैसे डिफाइन करते हैं, सुनिए जरा प्लीज। होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज हाई टेंडेंसी टू रीस्टेब्लिश द कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगा तो कोवलेंट बॉन्ड को रीस्टेब्लिश करने में भी ये मदद करता है। तो जब थर्मल एनर्जी मूव कर दोगे तो ये चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, वापस मूव करेंगे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की ओर, और होल्स के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, और उसके कारण क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब हमारे पास क्या होता है, अब इसके कारण क्या होता है कि वापस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के कारण जब होल और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करते हैं तो हीट एनर्जी जनरेट होती है। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के कारण क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो यहाँ पर वापस कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, वो जनरेट होकर किधर चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, फिर वापस किधर आ जाएंगे, वैलेंस बैंड में। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोला जा सकता है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ जनरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ होल्स जितने हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। किस में होते हैं, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, अगर आपको पूछे तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, ना तो मास ट्रांसफ़र होना चाहिए और ना ही हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बराबर होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में लिखिएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखिए, इसमें लिखिएगा when thermal energy is removed, when thermal energy is removed, then free electrons move from conduction band to valence band and recombine with the holes to make covalent bond, to make covalent bond, full stop. Due to this recombination process, energy is released in the form of heat, energy is released in the form of heat, so covalent bond again gets break and there will be generation of charge carriers, and there will be generation of charge carriers. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ जनरेशन इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। That means number of electrons equal to number of holes. इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, here thermal equilibrium condition means first no mass transfer, second no heat transfer. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा होल की डेफिनेशन। होल मीन्स
vacancy of electrons as well as high tendency to reestablish the covalent bond, to reestablish the covalent bond। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम कितने मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं, इंसुलेटर डिस्कस कर रहे हैं, कंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंसुलेटर और कंडक्टर में ध्यान रखिएगा कभी भी होल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कंडक्टर में तो क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैकेंसी तो जनरेट होने की बात ही नहीं है, ठीक। और इंसुलेटर में भी हमारे पास केवल क्या एग्जिस्ट करेंगे, केवल हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पर होल नहीं एग्जिस्ट करते। तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, इंसुलेटर और कंडक्टर में कंडक्शन किसकी वजह से होता है, ओनली ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। बट सेमीकंडक्टर में यहाँ पर एक नया टाइप का चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करता है, दैट इज होल। तो होल इज एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। राइट डाउन द स्टेटमेंट, लिखिएगा इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, पॉइंट लिखते जाइएगा, इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर conduction is only due to the negative charge carriers electrons. Conduction is only due to the negative charge carriers electrons. Here hole does not exist. Here hole does not exist. Full stop. Hole only exists in case of semiconductor material. Hole only exists in case of semiconductor material. तो ये हमारे पास हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला रीजन ढूंढते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की जरूरत हमें क्या पड़ गई। ठीक है, देखिए जरा प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप के होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जरा ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है, हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, वो दो तरह से वर्क करता है, इंसुलेटर की तरह भी काम करता है और कंडक्टर की तरह भी काम करता है। लेकिन इसका जो इंसुलेटर की तरह काम होता है वो तो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, मेनली किसके लिए होता है, कंडक्टर की तरह काम कराने के लिए। और कंडक्टर की तरह भी हमें कंट्रोल्ड ऑपरेशन चाहिए होता है। तो कंडक्टर के लिए अगर काम कराना हो अच्छे से तो कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। और किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई तब हो सकती है जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, उसमें जानबूझ के इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम जानबूझ के ऐड करते हैं जिससे कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे पास क्या हो जाए, बढ़ जाए। और अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी हमारे पास बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बजाय इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी एटम ऐड करके वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडक्टिव लेवल को बढ़ा देते हैं। अब ये जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करने की प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, और ये डोपिंग दो टाइप की जाती है, एक तो पेंटावेलेंट होती है, पेंटावेलेंट टाइप के मटेरियल आप ऐड कर दो, एक ट्राइवेलेंट टाइप के मटेरियल ऐड कर दो। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डोपिंग जो है, यहाँ पर दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, एन टाइप और पी टाइप, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट लिख दीजिए कि वाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज प्रेफर्ड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें लिखिए जरा प्लीज, to increase the conductivity level number of charge carriers are increased, number of charge carriers are increased in extrinsic semiconductor by adding the impurity atoms
of trivalent and pentavalent types and this process is known as doping. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा होंगे। नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं? नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया कि अल्टीमेटली हमें भाई साहब करने क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ानी है ना, तो चार्ज कैरियर बढ़ाने हैं। चार्ज कैरियर हमारे पास दो टाइप के, एक होल्स या एक इलेक्ट्रॉन्स। आप जो किस टाइप के चार्ज कैरियर बढ़ा रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो मतलब नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स बढ़ा रहे हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स बढ़ा रहे हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। डिपेंड्स अपॉन कि आप किस टाइप के चार्ज कैरियर्स का इम्प्योरिटी एटम बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा प्लीज़, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। विच टाइप ऑफ, पहले समझ लीजिएगा, लिखा देंगे आपको, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड कर दे, जैसे मान लीजिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये एग्जांपल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉस्फोरस ऐड कर दी, तो फॉस्फोरस के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जो है नियर बाई जो सिलिकॉन होंगे उसके साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बेचारा फ्री रहेगा ना। 4 जो आउटर ऑर्बिट में सिलिकॉन में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक इम्प्योरिटी एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो 10⁻20 इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दिए जाए। कितने? 10⁻20 इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दिए जाए। एटम बहुत छोटे होते हैं, 10⁻20 ऐड किए जा सकते हैं। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री निकलेंगे? 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे मतलब किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? नेगेटिव टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स का। मतलब तो कंपैरिजन में यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। किससे? पॉजिटिव टाइप के चार्ज कैरियर से। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर हमारे पास जो डोपिंग ऐड की जाती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है, तो उसमें हर एक इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है। ठीक है, तो 10⁻20 एटम इम्प्योरिटी एटम 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इसलिए इसको डोनर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। कितने, क्या बोलते हैं इसको? N इक्वल टू क्या होता है? डोनर कंसंट्रेशन, N इक्वल टू ND। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखाएंगे आपको, केवल समझ लीजिए। अब क्या होता है, अब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और हमारे पास क्या हो जाएगा? वो किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किए जाते हैं और हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ जाती है हमारे पास। तो एक बात समझिए ज़रा प्लीज़। अब बात ये हो गई, यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब एक क्वेश्चन सुनिए ज़रा प्लीज़। क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम नहीं, हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दे। क्या? हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। तो हेक्सावेलेंट का मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4 आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो है सिलिकॉन से तो क्या कर जाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो 10⁻2 फ्री इम्प्योरिटी एटम ऐड करने पर यहाँ पे 2 × 2⁻20 हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी क्यों नहीं ऐड की जाती? फिर हेक्सावेलेंट करो, सेप्टावेलेंट करो, आपकी मर्जी आए जो करो, लेकिन यहाँ पर फिर हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी एटम क्यों नहीं ऐड किया जाता? ये तो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट ही किया जाता है, हेक्सावेलेंट क्यों नहीं किया? हेक्सावेलेंट
क्यों नहीं किया, इसका आंसर आप खुद सोचो ज़रा वीडियो पोस्ट करके, और नहीं आता है तो सुनो। हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी एटम इसलिए नहीं ऐड किया जाता क्योंकि हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी एटम से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो डबल तो होंगे, ये बात तो फिक्स है, लेकिन डबल जो होंगे तो उनका एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से बहुत कम होगा। तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स ना तो वैलेंस बैंड में, सही बात, ना ही कंडक्शन बैंड में, उनका एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से मैच ही नहीं करेगा। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है और उनका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से मैच नहीं कर रहा है तो उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बात देखो, दोनों में डिफरेंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में। फ्री इलेक्ट्रॉन का अगर कंडक्शन एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के लेवल से मैच करता है तो ही उनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रीट किया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से निकला और यहाँ जाके रुक गया, वैलेंस बैंड से निकला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके और यहाँ जाके रुक गया, अरे भाई साहब वो कंडक्शन बैंड में पहुँचा ही नहीं, तो उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रीट करोगे। फ्री इलेक्ट्रॉन होके उसका एनर्जी लेवल अगर कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से मैच करेगा तो ही हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रीट करते हो। तो पेंटावेलेंट से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल के बराबर होता है, लगभग उससे मैच करता है। लेकिन हेक्सावेलेंट से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उनका एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से मैच ही नहीं करेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी एटम नहीं ऐड करते। तो राइट डाउन प्लीज, ये डायग्राम बनाइएगा वीडियो पोस्ट करके और फिर जो लिखा रहेगा वो लिखिएगा। इसमें लिखिए इन एन टाइप सेमीकंडक्टर pentavalent impurity atoms are added, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख दीजिएगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। फुल स्टॉप। The four outer orbit electrons of फॉस्फोरस, हमने फॉस्फोरस माना है इसलिए फॉस्फोरस के बारे में लिख रहे हैं, फॉस्फोरस मेक द कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 outer orbit electrons of silicon, 4 outer orbit electrons of silicon, but 1 electron gets free, that means 1 impurity atom donate 1 free electrons, therefore for example if 10⁻20 impurity atoms are added, 10⁻20 impurity atoms are added, then 10⁻20 electrons gets free, 10⁻20 electrons gets free, 10⁻20 donor electrons gets free. So concentration of negative type charge carriers increases. That's why it is called N-type semiconductor. In this case, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स, ये लिख दीजिएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स।
और यहाँ पर आप लिख सकते हो n इज अप्रोक्सीमेटली ND। क्या होता है ND? मतलब डोनर कंसंट्रेशन। क्या होता है? डोनर कंसंट्रेशन। अब इसमें क्वेश्चन लिखा था हमने, क्या था? इफ हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड व्हाट विल हैपन? ये लिख दीजिए, इफ हेक्सावेलेंट इम्प्योरिटी एटम इज एडेड व्हाट विल हैपन। लिखो इसमें, if hexavalent impurity atom is added then 2 electrons get free, but these two free electrons does not match with the energy level of conduction band therefore these free electrons can't be treated as conduction electrons, लिख दीजिएगा फटाफट, डायग्राम बना दीजिए और ये सारा लिख दीजिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिए, सेकंड है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा देखिएगा ज़रा प्लीज़। पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है। क्या? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करने पर इसमें क्या होता है कि आउटर ऑर्बिट में, ट्राईवेलेंट का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलेनियम। ठीक है, थैलेनियम, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम का मतलब ये है कि ऐसा इम्प्योरिटी एटम जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। नियर बाई आपके पास जो भी होगा सिलिकॉन का एटम, उससे कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। लेकिन एक तो जगह यहाँ पर खाली पड़ी है, तो अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होल्स कैसे जनरेट होगा? अब मान लो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करता है, ये जो मूव करके यहाँ आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ गया तो इसकी जगह क्या बच जाएगा? एक होल बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी जनरेट हो गई। और इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी जनरेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन था दूसरे सिलिकॉन का, वो हमारे पास क्या हो गया? थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, और शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया? वैकेंसी जनरेट हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। और होल जो है इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, एक इम्प्योरिटी एटम जो है एक एक्सेप्टर एटम को ऐड करता है। क्या करता है? एक्सेप्टर एटम को। यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है चार्ज कैरियर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़रा प्लीज़। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10⁻20 इम्प्योरिटी एटम ऐड करने पर कितने होल्स फ्री होंगे? 10⁻20 होल्स फ्री हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 10⁻20 होल्स फ्री हो जाएंगे। तो होल्स फ्री हो जाएंगे तो उनका इसमें कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो पी है उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। तो इन इम्प्योरिटी एटम को क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर एटम्स, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं एक वैल्यू को। ठीक है, तो इसमें लिखिए ज़रा प्लीज़ फटाफट। इन
P type semiconductor, trivalent impurity atoms are added. Trivalent impurity atoms are added. ब्रैकेट में एग्जांपल लिख दीजिएगा, बोरेनियम, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम एंड थैलेनियम. इसमें ये वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है. इसमें लिखो इसमें आगे लिखिएगा, हियर 3 outer orbit electrons of trivalent impurity make the covalent bond with the 3 outer orbit electrons of silicon but here one outer orbit has vacancy that is holes. Therefore, if 10 raised to 20 impurity atoms, trivalent atoms are added, then 10 raised to 20 holes get free, and so concentration of positive charge carrier increases. That's why it is called p-type semiconductor. Since it accepts one electron, so it is called acceptor atom. Here majority charge carriers are holes, and minority charge carriers are electrons. ये लिख दीजिए फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं.